दोस्तों स्टैक अलजेब्रा में हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिए थे, ग्रुप्स का डिफिनीशन वगैरह, उसके बाद अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ये सारा चीज़ पे हम लोग क्वेश्चंस भी बहुत सारा कर लिए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हो चुके थे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि स्टैक अलजेब्रा में बहुत सारे थ्योरम्स है। अभी हम आपको एक भी थ्योरम नहीं बताए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे थ्योरम पढ़ने हैं और क्वेश्चन से ज़्यादा थ्योरम पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम में ज़्यादा चांस रहता है कि आपसे थ्योरम ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी ग्रुप वाला जो हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो अब थ्योरम बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लंबा वीडियो नहीं करेंगे, एक वीडियो में एक थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे और उसका स्टेटमेंट प्रूफ अच्छे से समझेंगे। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको जो थ्योरम मिलेगा इसमें बहुत छोटा छोटा मिलेगा, लेकिन आगे चल के ये थ्योरम बड़ा होते जाएगा, तो फिर एक वीडियो में मतलब ज़्यादा थ्योरम्स करना पॉसिबल नहीं होगा और अच्छा भी नहीं लगेगा आपको। इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरम है, फिर भी हम एक वीडियो में एक ही थ्योरम करेंगे, चाहे 50 वो वीडियो क्यों ना बन जाए। ठीक है, तो पहले आज की क्लास में हम लोग एक थ्योरम करने वाले हैं, वो आपको भी हम बताएंगे कौन सा थ्योरम है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट थ्योरम मिलेगा। ऐसे करके हर एक वीडियो में अब थ्योरम आएगा, लेकिन क्वेश्चन अगर किसी वीडियो में हम टच करेंगे तो उस वीडियो में पूरा प्रॉब्लम ही हम टच करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला थ्योरम हम लोगों को पढ़ना है, इसका नाम है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब चूंकि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डिफिनीशन ऑफ ग्रुप, इसमें और भी बहुत सारे थ्योरम हैं और इसके आगे भी आपको मिलेंगे, इसके पीछे भी और भी बहुत सारे थ्योरम हैं। लेकिन हम लोग बहुत सारे थ्योरम को देखना पॉसिबल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अगर इम्पोर्टेंट थ्योरम को ही देखा जाए फिर भी बहुत हो जाता है। ठीक है, इसलिए अगर आपको हम 100 को थ्योरम पढ़ा देता, आपको उसमें से याद भी तो रहना चाहिए। तो 100 को थ्योरम पढ़ लीजिएगा तो आपका दिमाग खुद ही हैंग करने लगेगा कि कौन थ्योरम याद रखना है, कौन नहीं याद रखना है। एक स्टैक अलजेब्रा बुक थोड़े है, इसलिए हम आपको 20 को 30 को थ्योरम पढ़ाएंगे, लेकिन उसको आपको याद करवा देंगे, उसका प्रूफ वगैरह सारा चीज़, और वही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको हम पढ़ाएंगे। तो पहला हम लोग को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, उसका नाम है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का यूनिकनेस जो प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड ये थ्योरम है। तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी आप पहले से पढ़े हुए हैं, समझ सकते हैं। आपको ग्रुप का जब हम डिफिनीशन पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब ग्रुप उसी सेट को बोलेंगे जिसमें कम से कम एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, और कम से कम यहाँ करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि किसी भी ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको हम पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारा चीज़ नया है। जैसे कि कोई एक ग्रुप है और उसका बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, तो प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपको पता है 0 होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट उसको कहते हैं जिसके साथ बाइनरी ऑपरेशन करने पे उसके वैल्यू में चेंज ना हो, वो एक ही बराबर है। जैसे कोई ए एलिमेंट है और इसके साथ किसी एलिमेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन करने के बाद उतना ही आ जाए, तो उस एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट ई कहते हैं। ठीक है, तो ई इस पूरे ग्रुप के लिए जो ग्रुप होता है, आपको हम बताए थे कि अगर स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, और जी एक सेट है, तो जी स्टार को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे जी कोई सेट है और ए जो है, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो ए जो है सेट जी का कोई मेंबर है, तो यहाँ पे ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इस पूरे ग्रुप के लिए, या फिर कह सकते हैं इस पूरे सेट के लिए, एक ही ठो होता है। यही चीज़ हम लोगों को इस थ्योरम में पढ़ना है। ये थ्योरम कह रहा है कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसी के बारे में है। पहले स्टेटमेंट इसका लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये थ्योरम कह क्या रहा है, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, जैसे कि आपको बताए हैं कि एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो हम लोग वही चीज़ लिखेंगे थ्योरम में स्टेटमेंट बनाकर। तो थ्योरम होता है, तो थ्योरम कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट, लिख देते हैं स्टेटमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ
a group is unique। ये एक लाइन का मात्र इसका स्टेटमेंट है, एक ही लाइन में ये अपना बात कह देता है। इसका स्टेटमेंट ये है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना किसी ग्रुप का, वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब समझते हैं ना, अद्वितीय। ठीक है, तो वो अद्वितीय होता है, एक ही ठो होता है, बस यही हम लोगों को प्रूफ करना होगा इसके प्रूफ में। ठीक है, यही थ्योरम है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें है कुछ नहीं, बस 2-4 लाइन में ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही छोटा थ्योरम है, बहुत ही इजी है समझने वाले, मतलब इसमें समझने का कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कोई हाथी घोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बार बार पूछा जाता है। इसलिए आपको तो कम से कम इसको दिमाग में बैठा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप एग्जाम में बनाते हैं तो 3 से 4 मिनट में आपसे बन जाएगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये आपके टाइम को सेव करेगा। ठीक है, कम टाइम में आपका ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। आप खुद से ज़रा सोचिए कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए वीडियो को पॉज करके। देखिए, इस थ्योरम में हम लोग को प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट आता कहाँ से है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है बाइनरी ऑपरेशन से, जहाँ आप पिछले क्लास में अगर आप पढ़े होइएगा, 2 क्लास हम आपको पढ़ाए हुए हैं, अगर आप उसमें का सारा क्वेश्चन बनाए होइएगा, समझे होइएगा, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर कोई सेट जी रहता है और कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार रहता है, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो इस स्टार पे डिपेंड करता है। अगर ये स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो उसके लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई है तो उसके लिए 1 हो जाता है ई का वैल्यू। इसी तरीके से अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी का वैल्यू अलग अलग डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि बाइनरी ऑपरेशन केवल प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही होता है, बाइनरी ऑपरेशन बहुत सारा हो सकता है। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो बाइनरी और यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकल कर आता है वो -2 हो जाता है। हर केस में बाइनरी ऑपरेशन के लिए, हर अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग होता है। लेकिन आपको ये भी चीज़ पता है कि एक ग्रुप में एक ही बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है और हर एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी एक ही होता है। यानी कि किसी एक ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी एक ही होगा, यानी वो यूनिक होगा। ये बात सही है और इसी बात को प्रूफ कर देना है। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, इस बात को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये मानना होगा कि कोई बाइनरी ऑपरेशन हम लोग के पास है और उसके तहत हम लोग मानते हैं कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। मतलब मान लेते कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमको प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ठो होता है। तो हम मान के चलते हैं कि 2 होता है। अगर वो चीज़ गलत साबित होगी इसका मतलब ये, या मतलब वो दोनों बराबर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही होता है। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ते थे कि प्रूफ टू प्रूव डैट कि √2 इज इरेशनल नंबर, कि √2 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करिए। तो हम लोग क्या करते थे, इसको मान लेते थे कि परिमेय संख्या है, इसको मान लेते थे कि रेशनल नंबर है और उसके बाद इसको प्रूफ करने का कोशिश करते थे और बाद में नहीं होता था तो कह देते थे कि नहीं ये क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग का अजम्पशन गलत हो जाता था, वहाँ पे कुछ पॉइंट P/Q के रूप में आ जाता था, इस टाइप से, सॉरी P/Q के रूप में नहीं आ पाता था। इसलिए तो उसी तरीके से कुछ हम लोग यहाँ करने वाले हैं। यहाँ हम लोग मान लेंगे कि हम लोगों के पास 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है एक ही बाइनरी ऑपरेशन पे। ठीक है, और अगर ये थ्योरम सही है तो वो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल आ जाएगा, और जब इक्वल आ जाएगा तो मतलब एक ही हुआ ना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन मान लेंगे, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मान लेंगे और किस सेट पे ये भी तो मानना पड़ेगा। तो लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी हम लोग एक मान लेते हैं। ठीक है, कि किसी सेट जी पे ए जो है स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और एंड एक चीज़ और मान लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये 2 चीज़ हम लोग मान लिए हैं ताकि हम लोग को इस थ्योरम को प्रूव करने में आसानी हो जाए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 2 आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे
E1 एंड E2। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, G कोई सेट है और A G का कोई मेंबर है, तो क्या होता है, चूंकि A स्टार E इज इक्वल टू कितना होता है, A स्टार E इज इक्वल टू होता है E स्टार A और इज इक्वल टू A होता है। ये हम लोग पहले से ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग दो इक्वेशन बना के लिख लेंगे। ये A के बराबर होता है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड E स्टार A इज इक्वल टू भी E होता है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा आपको, मतलब नहीं होना चाहिए। हम लोग सिंपली एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन मान लिए हैं और जो ये बाइनरी ऑपरेशन है ये किसी सेट G पर है और A जो है स्मॉल a वो G का मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे A स्टार E इज इक्वल टू A होता है और E स्टार A इज इक्वल टू A होता है। यहाँ तक नॉर्मल बातें हैं, हम लोग क्वेश्चन में भी इतना ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है का मतलब दो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफ़ पॉसिबल। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं पहले कि यहाँ पे E जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, वेयर E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम लोग मान लेते हैं इफ पॉसिबल, ये लिखना जरूरी है क्योंकि हम जो मान रहे हैं वो हम लोग का अजम्पशन है, हो सकता है वो गलत भी हो और गलत होने ही वाला है। तो इसलिए हम लोग पहले मान लेंगे कि पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो लेट E1 एंड E2 बी द टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ सेट G, ठीक है। हम लोग खुद से मान लेते हैं कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, सेट G का, अगर ये चीज़ पॉसिबल हो तो अगर दो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस सेट G का, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं ताकि हम लोग को आसानी हो। तो टू प्रूव दैट hence to prove that E1 is equal to E2। अब यहाँ से हम लोग का काम आसान हो गया। अब हम लोग को प्रूफ कर देना है कि E1 एंड E2 इक्वल है, क्योंकि ये दोनों चीज़ इक्वल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम है, मतलब एक ही है। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हम दो माने थे लेकिन फिर भी वो एक ही आ गया। इसका मतलब है कि नहीं, दो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता है, एक ही हो सकता है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो अब हम लोग का मेन टारगेट है कि किसी तरीके से ये प्रूफ करके दिखा दें कि यहाँ पे E1 है और E2 दोनों क्या है, इक्वल है। यही हम लोग का टारगेट है, दोनों को इक्वल दिखा देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से देखिए। अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, यहाँ पे E जो होता है E भी सेट G से बिलोंग करता है। यहाँ पे A जो है वो सेट G से तो बिलोंग करता ही है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो उस G में ही होता है ना। हम A के बारे में यहाँ क्या लिखते हैं कि A कोई मेंबर है G का, ठीक है। अब A कोई भी मेंबर हो सकता है इस G का। A के बारे में कहा गया है कि G का कोई भी मेंबर हो सकता है और G में आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि A के जगह पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट भी G का मेंबर है। और A के बारे में कहा गया ये G का कोई भी मेंबर हो सकता है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं, इस A के जगह पे हम लोग E1 को रखते हैं। अब कहिएगा क्यों E1 को रख रहे हैं, E1 तो आइडेंटिटी है। तो हम लोग अभी माने हैं कि E1 और E2 क्या है, आइडेंटिटी है इस सेट G पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों E1 और E2 इस सेट G के अंदर एलिमेंट के रूप में होगा।
और जब इस सेट के अंदर है तो हम लोग ए की जगह पे ले सकते हैं, क्योंकि ए के बारे में कहा गया है कि ए जो है इस सेट जी के अंदर का ही कोई एलिमेंट है। तो E1 और E2 भी तो जी के अंदर का कोई एलिमेंट है, तो हम लोग ए के जगह पे पहले E1 को पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से पुट ए बराबर E1, ठीक है। ए बराबर E1 को हम लोग रख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा E1 और स्टार E। अब देखिए ए जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम लोग E1 रख रहे हैं। ए की जगह पे यहाँ E1 रखे हैं तो यहाँ भी E1 रखेंगे। तो इसको एक इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। उसी तरीके से अब ए के जगह पे इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग E2 को पुट कर देते हैं। तो पुट ए बराबर E2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में ए के जगह पे E2 पुट कर देंगे तो हो जाएगा E स्टार E2 इज इक्वल टू E2। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अब हम लोग का ज़्यादातर काम हो गया, थोड़ा सा काम और बचा हुआ है, समझिए ये थ्योरम हो गया है प्रूफ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो E है ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, और यहाँ हम लोग दो आइडेंटिटी एलिमेंट माने हैं E1 और E2। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह पे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट रख सकते हैं। तो यहाँ जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 और 4 में, एक में हम लोग E1 रख देते हैं और एक में E2 रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें E1 पहले से इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह पे E2 रख देते हैं, और इसमें E2 पहले से इसलिए यहाँ पे E1 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह पे E1 और E2 हम लोग पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 3 यहाँ पे E1 है तो E1 रहने देते हैं, और स्टार और E के जगह पे यहाँ E1 है इसलिए यहाँ पे E2 रख लेते हैं, और इधर ज्यों का त्यों रह जाएगा। E1 है तो E1, और इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 5। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग E के जगह पे क्या रखते हैं, यहाँ चूँकि E2 है इसलिए यहाँ पे E1 रख देते हैं। तो हो जाएगा E1 स्टार E2 इज इक्वल टू, इसमें E2 है, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके दोनों तरफ, अब दिख रहा होगा, इसके दोनों तरफ देख लीजिएगा तो ये LHS वाला वैल्यू सेम है, इसलिए RHS वाला वैल्यू सेम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 से E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। और यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। तो यही थ्योरम था पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में।